हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम 2 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऑल्सो 3 टॉपिक्स भी आएंगे इसमें। फर्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम एंड ऑल्सो 2 टायर सिस्टम एंड 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। राइट। सो पूरी वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी से इस हमारे साथ बने रहिए और हम एवरीडे एक लेक्चर अपडेट करेंगे। क्लास 10th SST का हर चैप्टर अपडेट होगा बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग और पूरी वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो आज की इस लेक्चर नंबर 2 में हम बैलेंस ऑफ पावर समझेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। देखिए, कल की क्लास में हमने फेडरलिज्म चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम एग्जैक्ट बैलेंसिंग समझेंगे बिटवीन द पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है मिल बांट कर काम करना, गवर्नमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर शेयर करना अमंग दी ऑल ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। राइट। सो ध्यान से आप नोट्स ओपन कर लीजिए। हमारे जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स ना हो, पीडीएफ फॉर्म को ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे हमारा लिंक अपडेट हो जाएगा। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेराइज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। देखिए, जो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वो वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन के वेराइज में है। लाइक अगर आप बात फेडरेशन की फॉर्मेशन की करते हैं तो 2 वेज में फेडरेशन को फॉर्म्ड किया जाता है। राइट। मतलब आप कोई भी चीज बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्ड की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन के पीछे वेज का होना बहुत जरूरी है। लाइक अगर हम बात फेडरेशंस के फॉर्मेशन की करें तो यहाँ 2 वेज देखे जाते हैं फेडरेशन की फॉर्मेशन पे, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। सो क्या है फर्स्ट टाइप और क्या है सेकेंड टाइप, पूरे लेक्चर में आपको यही बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप को बहुत अच्छे से देखिए गाइस। स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट एंड दे हैव इक्वल पावर एंड आर इक्वली स्ट्रॉन्ग वाइज विज द फेडरल गवर्नमेंट। सो आप सभी जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिटवीन स्टेट्स और सेंट्रल, और इक्वल पावर्स इक्वल यूनिट में बांट दी जाती है और सभी इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट। तो उसे ही फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। देखिए, फेडरेशन अगर आप फॉर्म्ड करेंगे तो फर्स्ट टाइप ये कहता है पहले आप इक्वली पावर शेयर करना। राइट। और इक्वल पावर शेयर करने के बाद स्ट्रॉन्गनेस और फेडरल गवर्नमेंट आप जब भी फॉर्म कर पाएंगे जब एक दूसरे के साथ मिलकर वर्किंग करेंगे। राइट। दे आर कमिंग टुगेदर सो दैट बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। सो आपको ये चीज़ें करनी होगी, सिक्योरिटी इंक्रीज करनी है, आइडेंटिटी रिटेनिंग, पुलिंग सोवरेनिटी, आई मीन सोवरेनिटी को पुल करना है। राइट। सोवरेनिटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ओ सॉरी रूल्स। ठीक है। सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है। तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। देखिए, बात ये है फेडरेशन की फॉर्मेशन के 2 तरीके हैं, 2 वेज है, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में यही एग्जांपल देखें, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आर कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है फेडरेशन में आ रहे हैं बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो स्टेट को एक अपना बिगर यूनिट तैयार करना होता है और इक्वल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होती है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। राइट। तो कहने का मतलब फर्स्ट टाइप में ये है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस तरीके से नोट्स ओपन कर रहा हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। सो अगला जो टाइप है हमारा सेकेंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेंड्स टू बी मोर पावरफुल वाइज स्टेट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। राइट। मोर पावर होती है स्टेट के कंपैरिजन में। हेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो देखिए, ये डिसाइड करना जरूरी तब रहता है कि भाई मान लीजिए स्टेट का साइज बहुत बड़ा है, कंट्री बहुत बड़ी है,
जैसे इंडिया बहुत बड़ा स्टेट है तो यहाँ सेंट्रल स्टेट का इंटरवेन करना बहुत कंपलसरी हो जाता है, राइट। जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के, बिकॉज कंट्री का साइज देखो इंडिया का कितना बड़ा है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंडक्ट कर ले तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कहना। तो कहने का मतलब ये था गाइस, फेडरेशन आर फॉर्म्ड इन 2 वेज। फेडरेशन की अगर आपको फॉर्मेशन करनी है तो 2 तरीके को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, 2 टाइप्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप में इन शॉर्ट आपको यही करना है, सबसे पहले एक तो सेंटर को एक बिगर यूनिट तैयार करनी है, इक्वल पावर, इक्वल स्ट्रांग करनी है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। फेडरल मतलब ये कि एक साथ काम करना, मिल बांट कर, राइट। यहाँ एग्जाम्पल आपने अंडरलाइन कर लेने हैं, यहाँ के एग्जाम्पल आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। तो इन्हीं 2 वेज में फेडरेशन की फॉर्मेशन की जाती है। तो आई होप आपको बेटरली समझ आया होगा। तो देखिए, एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अच्छे से रिवाइज करो, बार बार पॉज करके देखो, सुनो, कंसेप्ट को कंसेप्ट की तरीके से क्लियर करना है गाइस, ठीक है। सो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूँ। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। तो गाइस मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, फेडरल सिस्टम की अगर हम लड़ाई यूनिटरी सिस्टम से लड़वाएं, वैसे लड़ाई नहीं लगवानी फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम मतलब ये, अगर सिस्टम फेडरल है तो मोर रिस्पॉन्सिबल भी होता है और बहुत अच्छा भी माना जाता है। इन केस अगर सिस्टम यूनिटरी है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेडरल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कंट्री में, डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है एंड कंट्री में सिस्टम कौन सा बेटरली चलेगा। तो देखिए गाइस, द लेवल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इन केस अगर गवर्नमेंट फेडरल है तो वो अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड with unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or subunits are subordinate. तो देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट्स में 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स कंसिडर की जाती है और फेडरल में क्या होता है, मोर लेवल रहते हैं, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बट यूनिटरी में 1 पार्टी सिस्टम बेस्ड वाली फीलिंग आती है। तो आप लोग समझ जाओ, अगर काम मल्टीपल मेंबर्स मिलकर कर रहे हैं तो कितना अच्छा होने वाला है। और अगर 1 पार्टी बेस सिस्टम चल रहा है तो आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं क्या है, राइट। सो आई होप आपको फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम क्लियर हुआ हो। तो बहुत सिंपल है, अगर लेवल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है तो अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली इंजॉय कर सकते हैं। इन केस अगर यूनिटरी गवर्नमेंट है तो यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे 1 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर किया जाता है, राइट। सो चलिए, अगला जो हमारा रहेगा वो ध्यान से सुनेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। देखिए, टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट आगे लिखा था, सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सबऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू दी प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर पास करती है हर स्टेट का और लोकल गवर्नमेंट के लिए। अगर मैं बात फेडरल सिस्टम में करूं, इन अ फेडरल सिस्टम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास दी ऑर्डर टू दी स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। मतलब ये कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास नहीं करती, क्योंकि यहाँ तो पावर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, शेयर हो गई, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी अपनी खुद की पावर होती है, विच इट इज़ नॉट आंसरेबल, वो जवाबदेही नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज यहाँ फेडरल सिस्टम है। देखो, ये फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल है और ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है यूनिटरी सिस्टम वो है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि यूनिटरी में 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी सबऑर्डिनेशन पावर होती है। बट अगर मैं बात फेडरल सिस्टम की करूँ तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है खुद की, बट बोथ दी गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू दी पीपल। गवर्नमेंट दोनों ही पीपल्स के लिए आंसरेबल होती है। लोग आंसर मांग सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं और जवाबदेही दोनों गवर्नमेंट रहती है, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करूँगा, बट एक चीज़ बताने की कोशिश है मेरी शॉर्ट, कि बच्चों ध्यान से एक चीज़ को समझना है, फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। दोनों सिस्टम में क्या है, यूनिटरी में यूनिपोलैरिटी वाली फीलिंग आ रही है, 1 पार्टी 1 पोल, राइट।
सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। बट यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर में तो आपने एक ही चीज़ समझनी है, फेडरल में तो काम बट गया ना गाइज। एक फेडरलिज्म का मतलब हो गया संघवाद, मिल बांट कर काम करना, राइट। सो आई होप आपको एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फेडरल सिस्टम और वर्सेस यूनिटरी सिस्टम क्लियर हुआ हो। अगला जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो ये रहेगा, इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? यस, बिल्कुल है, बहुत अच्छे से क्लियर है। सेकेंड टाइप आपने क्लियर करा है ऑलरेडी। इंडिया हैज़ इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। जब इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन इमर्ज हुआ था आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। पार्टीशन जो हुआ था टू नेशन थ्योरी में, मतलब थ्योरी में दोनों देश बट गए थे, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन था, राइट, एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज़ डिक्लेयर कर दी कि इंडिया को हम एज अ यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर करेंगे जिसमें मल्टीपल स्टेट्स होंगे। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। और जो इंडियन यूनियंस मतलब स्टेट्स रहेंगे वो किस बेस्ड ऑन रहेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो रहेगा वो फेडरलिज्म रहेगा, बिकॉज फेडरलिज्म में पावर शेयर कर दी जाती है, राइट। कंट्री का साइज बहुत बड़ा है, तो यस, इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। इंडिया को आपने एज अ फेडरल कंट्री देखना है तो आपने यही टॉपिक पढ़ना है। और इंडिया को एज अ फेडरल कंट्री क्यों देखा जाता है ये टॉपिक ये भी बता रहा है। तो ये एक कुछ लाइन है जो आपने समझनी है कि इंडिपेंडेंट नेशन जब हम इमर्ज हुए थे तो बहुत पेनफुल ब्लडी पार्टीशन के बाद हमें आज़ादी मिली थी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 1950 में डिक्लेयर कर दिया, 26 ऑफ नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, 26 ऑफ जनवरी 50 को डिक्लेयर हुआ था। उसमें सारे प्रोविजंस मेंशन है। सो टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो संविधान है वो ओरिजिनली दो टायर सिस्टम को प्रोवाइड करता है, दैट इज़ यूनियन और स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, हिंदी में बोले तो केंद्र सरकार। स्टेट गवर्नमेंट को हम स्टेट गवर्नमेंट ही कहते हैं, हिंदी में बोले तो राज्य सरकार, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब यहाँ पर जो अगला टॉपिक आ रहा है वो ये है, अभी तक आपने देखा टू टायर सिस्टम, अब आपका आ गया थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। सो अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड लेटर इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। कुछ सालों के बाद थर्ड टायर सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होती है और थर्ड टायर सिस्टम हम लोकल गवर्नमेंट को भी कहते हैं, जो विलेज असेंबली वगैरह, पंचायत सिस्टम वगैरह अप्लाई होती है, म्यूनसिपैलिटीज़, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है हर लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेजिस्लेटिव पावर दे देती है सबको। सो लिस्ट ऑफ द थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर आपसे थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की लिस्ट पूछी जाए तो आपने तीन लिस्ट याद रखनी है, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। इन शॉर्ट अगर मैं कराऊँ तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जो मतलब पूरे सेंट्रल लेवल की लिस्ट होती है, जिसमें यूनियन क्या क्या सब्जेक्ट यूनियन के अंडर आते हैं सेंट्रल के वो मेंशन होते हैं। और अगर स्टेट लिस्ट की बात करूं तो हर स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट सब्जेक्ट कौन से होते हैं। और अगर मैं कंकरेंट लिस्ट की बात करूं तो मोस्ट कॉमन लिस्ट होती है जो सबके लिए इक्वली अप्लीकेबल होती है। इसमें सारे सब्जेक्ट कॉमन इंटरेस्ट दोनों के होते हैं, यूनियन और स्टेट। तो चलिए अगर हम डिफाइन करें तो बहुत सिंपल, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी एज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसीज ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। तो मतलब पूरे कंट्री में ये सब्जेक्ट मेंशन होते हैं जो यूनियन लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो कई बार ये सब्जेक्ट लिस्ट आपसे पूछ ली जाती है। वैसे करंट में आपको बता देता हूँ 100 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, वैसे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज। तो द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है और सब्जेक्ट से रिलेटेड मेंशन करती है यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट मतलब कि सेंट्रल लिस्ट, जो सेंट्रल के पास सब्जेक्ट होते हैं, राइट। अगला जो हमारा स्टेट लिस्ट है, इट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस लाइक पुलिस हर स्टेट की डिफरेंट है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन। सो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट को पता है उसकी लिस्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, राइट। द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट को ही पता है कौन सा लॉ बनाना है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटिंग उसको मेंशन करना है स्टेट लिस्ट में। तो सेम है, बस यहाँ पर आपने इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स याद रखने हैं, राइट।
कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर हम कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, जैसे लाइक फॉरेस्ट, एजुकेशन तो फॉर ऑल, हर किसी के लिए होती है, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, बोथ द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। दोनों इन सब्जेक्ट के लिए लॉ बनाते हैं और दोनों के लिए एप्लीकेबल है इक्वली, राइट। सो दिस इज दी 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 2 टायर सिस्टम में आपने सेंट्रल और स्टेट देखा, बट 3rd टायर कुछ समय के बाद आ जाता है, ऐड हो जाता है, जैसे पंचायत राज सिस्टम, भाई विलेज असेंबली बनानी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगला हमारा जो लास्ट पैराग्राफ रहेगा वो बहुत सिंपल है। इफ़ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, यदि किसी भी डिपार्टमेंट लिस्ट में अगर कोई लॉ कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होता है तो लॉ मेड बाय दी यूनियन गवर्नमेंट विद प्रिवेल, तो यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी। लाइक लॉ में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो किसी भी लॉ में अगर विद ईच अदर कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस तो हर लेवल पे हो सकते हैं, बट वहाँ पे जो कंट्रोल करेगा वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी। द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड आर नोन एज रेजिडरी सब्जेक्ट। 3rd जो मतलब जो लास्ट रहता है रेजिडरी सब्जेक्ट रहता है, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट मेंशन होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडरी सब्जेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट ही इसको लेजिस्लेट करती है, ठीक है, कंट्रोल भी करेगी और लेजिस्लेट भी करेगी। तो कहने का मतलब ये है 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ आया हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगला हमारा कल लेक्चर नंबर 3 आएगा, जिसमें हम स्पेशल स्टेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्द हमारा ये चैप्टर भी ओवर होगा और बहुत जल्द हमारे आगे वाले लेक्चर्स भी अपडेट होंगे। सो थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देखिएगा गाइज, और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना।